हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल देखिए फैक्ट चेक यूनिट के ऊपर है। अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि फैक्ट चेक यूनिट होगा। इसमें जितने भी फेक न्यूज होंगे उनको आइडेंटिफाई करके फिर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को बोला जाएगा कि उसको टेक डाउन करे। तो ये फैक्ट चेक यूनिट कब प्रपोज किया गया था? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आईटी रूल्स 2021 में इसको प्रपोज किया गया था। इसमें लगभग 4 मेंबर होने की संभावना है। अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी और माइटी, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होने की संभावना है। ये डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे, बस रफली जान लेंगे। अभी पढ़ने लायक मैटर क्या है, जैसे फैक्ट चेकिंग यूनिट का जो बेनिफिट है वो क्या है। ये यूनिट वर्क करेगा इन अ क्रेडिबल फैशन टू इंश्योर कि फेक और मिसलीडिंग न्यूज मार्केट में नहीं रहे। और इसके लिए कंसर्न एक क्या है, सीरियस कंसर्न ये है कि लोग समझते हैं कि ये ऑनलाइन सेंसरशिप को बढ़ा देगा। तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही है। मेंस में कहीं ऑनलाइन सेंसरशिप फेक न्यूज का सवाल आता है तो इसमें आप ये वाले पॉइंट को फैक्ट चेक यूनिट के बारे में एग्जांपल डाल सकते हैं। और प्रीलिम्स के हिसाब से क्या है कि इनका जब मेंबर कौन बनेंगे, जब इनका गठन हो जाएगा फैक्ट चेक यूनिट का, तभी एक आर्टिकल आएगा, तब इनमें कौन कौन मेंबर रहे वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि तब प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है कि उनमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। अभी इसमें और कोई प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट बात है नहीं। अब कल सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठा। क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि एससी स्टेटस जो है खाली हिंदू कम्युनिटी को दिया जाता है। हिंदू कम्युनिटी में जो एससी कम्युनिटी है उनको खाली एससी स्टेटस दिया जाता है। अब ऐसे कम्युनिटी के लोग जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए या अदर रिलीजन के कम्युनिटी, क्या उनको एससी स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उस पर डिस्कशन चल रहा था। तो पिटिशनर लोगों ने मुद्दा डाला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 था उसके अकॉर्डिंग खाली हिंदूज, बुद्धिस्ट और सिख्स, इनको खाली एससी स्टेटस मिला जा सकता है। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। इन लोग बोल रहे हैं कि आर्टिकल 14 और 15 के आधार पर डिस्क्रिमिनेटरी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एज इट डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जो डिफेंडर है उनका मानना यह है कि जो पिटिशनर लोग है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से एलिज कर रहे हैं। बट आइडिया ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उससे डील कर रहे हैं हम लोग। इस प्रोविजन को इतना अनक्लियरली और सिंप्लीफिकेशन तरीके से हम लोग नहीं बोल सकते कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14 और 15। बड़ा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया, कैन देयर बी अ कास्ट इन रिलीजन्स दैट डोंट एक्सेप्ट इट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियन लोग हैं, तो क्या वो ऐसे कुछ सेक्शंस हो सकते हैं किसी रिलीजन में जो उस रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। ये मुद्दा पे क्वेश्चन उठा। बस आपको ये डेवलपमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14-15 में कभी रिलीजन के संबंध में कोई सवाल उठता है तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। वैसे केस के संदर्भ में आप उसको ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी आर्टिकल में क्या बता रहा है, गवर्नमेंट अभी अलाउ कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने एग्री कर दिया है कि जो होलसेल कंज्यूमर लाइसेंस्ड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं वो अभी कन्वर्ट कर सकती है अपने आप को रिटेल आउटलेट्स में, अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नया बना है, इसके ऊपर सवाल हमेशा बनने का संभावना बनता है। तो अभी रिसेंटली यही है कि जो होलसेल कंज्यूमर लाइसेंस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी थी वो अब रिटेल आउटलेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये प्रीलिम का स्टेटमेंट बन सकता है, इसलिए आपको इसका जानकारी होना चाहिए। अब एक डेटा है, एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के 28 स्टेट्स के और 2 यूनियन टेरिटरीज के जो चीफ मिनिस्टर है उनका एफिडेविट एनालाइज किया और उन्होंने पता लगाया कुछ डेटा। उसमें इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि इसमें से 29 चीफ मिनिस्टर जो है वो करोड़पतिज हैं, सिवाय ममता बनर्जी के। एज पर एसेट्स आईएएस जगन मोहन रेड्डी का 510 करोड़ रुपए है, जस्ट इमेजिन। 13 चीफ मिनिस्टर हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, ये सिविल चार्जेस नहीं, क्रिमिनल चार्जेस है। 13 चीफ मिनिस्टर के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। ये डेटा माने आप कहीं भी कुछ कर सकते हो ऐसे में, एज पर योर यूज। आज के दिन में जानने लायक एक्सप्लेन पेज में थोड़ा अधिक मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जूस मिशन क्या है। जूस मिशन जुपिटर के लिए है। जूस मिशन का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ऐसे इन्होंने नाम दिया है। तो जूस मिशन जो है किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये पहला प्रीलिम का सवाल हो गया। ये जुपिटर 2031 तक पहुंचने का संभावना है। ये डिटेल एक्सप्लोरेशन कैरी आउट करेगा सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट यानी कि जुपिटर का एंड इट्स आईसी मून्स, स्पेशली 3 मून्स का खासकर, और वहां पे हैबिटेबल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा। अभी तक जुपिटर का स्टडी खाली 2 और स्पेसक्राफ्ट किए हैं, गैलीलियो प्रोब और जूनो। जूनो नासा का आपको पता है, जूनो मिशन। अब नासा का यूरोपा क्लिपर भी जो है, जो अक्टूबर में लॉन्च होने का संभावना है, वो भी 2030 तक जुपिटर पहुंच जाएगा। तो ये कुछ मिशन जुपिटर के संदर्भ में आपको अवेयरनेस होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैच द कॉलम में पूछ सकता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ईएसए की वेबसाइट के अनुसार डिटेल ऑब्जर्वेशन करेगा जुपिटर का, इसको जायंट गैस प्लैनेट बोला जाता है। इसके 3 लार्ज मून्स है, ओशियन बिरिंग मून्स। ओशियन बिरिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो गैनीमेड, एलिस्टो और यूरोपा है, इनमें आइस क्रिस्टल से कवर्ड है, ऐसा माना जाता है। उनके नीचे पानी है तो इसलिए पोटेंशियली हैबिटेबल हो सकते हैं। मिशन का मेन फोकस
तीन मून तो है ही, पर खासकर गैनीमेड है क्योंकि लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। तो ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम और नॉट। ये प्लूटो और मरकरी से बड़ा है और ये इकलौता मून है जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। इससे ये भी एक गोल है कि हम लोग ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करेंगे जुपिटर का। ये जो जूस मिशन है, क्या लाइफ डिटेक्ट कर सकता है? नहीं, लाइफ डिटेक्ट नहीं कर सकता जूस मिशन, पर नेसेसरी कंडीशन स्टडी कर सकता है जो लाइफ को सस्टेन कर सकता है, जैसे वाटर, बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट्स, एनर्जी और स्टेबिलिटी। तो इतना सारा जानकारी, ये जो 5-6 बातें हमने डिस्कस की, ये जूस मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 के प्रीलिम्स के लिए। और खास बात यह है कि मेंस में भी इस पे सवाल बन सकता है। तो जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो जूस मिशन के बारे में अवेयर रहें और करंट एस्पिरेंट्स भी जानकारी रखें तो बुरा नहीं है। अब ये ट्रेन टू कश्मीर के ऊपर डेटा है, वंदे भारत के ऊपर, तो बहुत सारी जानकारी है, वो काम का नहीं है। मेन जानकारी क्या है कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो वर्ल्ड का है वो चेनाब बेड के ऊपर है, वो आईफल टावर से भी बड़ा है, 359 मीटर। ये फर्स्ट हो गया। फिर वर्ल्ड का इंडियन रेलवे ने फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज बनाया है अंजी खान रोड पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ये एक डेटा हो गया। फिर लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल इन इंडिया जो है 12.75 किलोमीटर लॉन्ग, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में बना है। ये सब कुछ कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, उसके ऊपर ये डेटा दिया है। तो इसीलिए ये 3 जानकारी आपको फैक्ट्स की तरह याद रहे तो अच्छा है। प्रीलिम्स में कभी पूछेगा तो आप आंसर कर पाओगे। अब यहाँ पे पॉलिटी के हिसाब से एक टर्म है प्रोमिसरी एस्टोपेल, इसके बारे में हल्का जानकारी आपको होना चाहिए। प्रोमिसरी एस्टोपेल क्या एक कॉन्सेप्ट है जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ में डेवलप किया गया है। कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है अंदर लॉ, उसमें रिक्वायर्ड है कि कोई एग्रीमेंट अगर आप मेड करते हो तो उसको सफिशिएंट कंसिडरेशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्लेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टेपल एसेंशियली प्रिवेंट्स अ प्रोमिसर, माने कोई प्रोमिसर ने वादा किया कि आप ऐसा काम करोगे तो बैकआउट नहीं कर सकता ऑन द एग्रीमेंट ऑन ग्राउंड दैट देयर इज नो कंसिडरेशन। ये बात, इसी को प्रोमिसरी एस्टेपल का सिग्निफिकेंस बोला जाता है। और सिंस ये कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ है तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। ये जानकारी लेते हुए इस बात को खारिज किया गया। मुद्दा क्या था कि अग्निपथ स्कीम में जो कुछ लोग, अभी उनको अग्निपथ के लिए नोटिफाई किया गया है, पहले उनमें से कुछ लोग जो है उनको आर्मी में, बीएसएफ में अपॉइंटमेंट मिल गया था प्रोविजनरी रूप से, पर उनका प्रोसेस आगे बढ़ने से पहले उनको बोला कि नहीं, आपको अग्निपथ में नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उनको जो करंट प्रोसेस चल रहा था बेसिकली आर्म फोर्स रिक्रूटमेंट का, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसको लेते हुए किसी किसी ने केस किया, पिटिशन फाइल किया। उस पर प्रशांत भूषण ने उस आर्ग्यूमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया और प्रोमिसरी एस्टोपेल का डिस्कशन किया। उस संदर्भ में प्रोमिसरी एस्टोपेल के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में इसका स्टेटमेंट बन सकता है और मेंस में आप इसको चाहो तो यूज कर सकते हो, वरना प्रीलिम्स में इसका स्टेटमेंट बनेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमी पेज में एक डेटा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 15 मंथ लो पे आ गया है 5.66%। अब वो आरबीआई के थ्रेशोल्ड लिमिट पे है 4 ±2% के। अब इन्फ्लेशन यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, सीपीआई कंबाइंड जो हम लोग मेजर करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसके अंदर फूड और बिवरेज भी इंक्लूडेड होता है। वो जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें नॉन फूड नॉन फ्यूल कंपोनेंट होता है, वो भी 18 मंथ लो पे ऑलरेडी चल रहा है। तो ये हल्का अवेयरनेस सबको होना चाहिए कि इन्फ्लेशन हल्का कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि फूड प्राइसेस जो है काफी हद तक ईज हो गए हैं। ये जानकारी कौन रिलीज किया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि इन्फ्लेशन डेटा कौन निकालता है। तो बस दिस वाज इट। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।